Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. सो लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आके अपना डिस्कशन स्टॉप किया था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 से ही हम अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास मल्टीपल चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज देयर। अब मल्टीपल चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ कैसे हमें डील करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं उन डेवलपमेंट्स पे हमें किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ये सब कुछ हम यहाँ समझने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कहां पे क्या होने वाला है। ऑन 1 जनवरी एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। सभी पार्टनर्स ने, दोनों पार्टनर्स ने 2,000 रुपीज अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और उन्हें ड्रॉइंग अलाउ है 400 पर मंथ। ऑन 1 जनवरी 11 सी ने बिजनेस में या पार्टनरशिप में एंट्री लिया है एज अ थर्ड पार्टनर विद इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी इक्वल शेयर का मतलब सभी पार्टनर्स का शेयर इक्वल हो जाएगा 1 जनवरी 11 से। एंड उसने कंट्रीब्यूट किया था 3,000 रुपीज एज कैपिटल एंड 2,000 रुपीज फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। और ये जो प्रीमियम सी ने पे किया है, ये प्रीमियम हम पे करेंगे ए एंड बी को, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया होगा। एंड एवरीथिंग इज इन इक्वल रेशियो, दैट मींस देयर सेक्रीफाइस विल बी इन इक्वल रेशियो। He too was entitled to draw 400 per month as drawing. 1 January 12 he got a part time job और उस वजह से उसने अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया। उसने हाफ ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट बी अपॉर्शन इक्वली बिटवीन बी एंड सी। उसने अपना हाफ प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। हाफ प्रॉफिट शेयर, जितना भी प्रॉफिट वो गेन कर रहा था उस प्रॉफिट का हाफ उसने सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ बी एंड सी। और बी एंड सी उस हाफ प्रॉफिट शेयर को इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, यहां पे कोई गुडविल ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, यहां पे कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। और उसी के साथ उसका ड्राइंग भी 200 पर मंथ पे रिड्यूस कर दिया गया। जनवरी 12 के बाद जनवरी 13 में बी ने फुल टाइम जॉब ले लिया और इस वजह से A had to leave his part-time job and to devote full time in the firm. It was arranged that B will remain only a quarter of his earlier share in the firm. अब B सिर्फ क्वार्टर शेयर ऑफ जो भी अर्लियर उसका था, वो अर्लियर प्रॉफिट जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसका वो क्वार्टर ही रिटेन करेगा, मतलब 1/4 ही रिटेन करेगा। फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम जनवरी 13 ऑनवर्ड्स बी का शेयर उसके उस पीरियड के प्रॉफिट का 1/4 हो जाएगा। अब उसका जो 1/4 हो गया है, रिमेनिंग 3/4 जो उसने सेक्रीफाइस किया, वो 3/4 का सेक्रीफाइस, वो 3/4 जो उसने उस वक्त सेक्रीफाइस किया, वो सेक्रीफाइस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बी एंड ए एंड बी में, ए एंड सी में। B will remain only a quarter of his earlier share and would be drawing nothing from the date. A and C would be drawing 600 per month instead. The interest surrendered by B would be apportioned equally by A and C. वो A और C ने equally share कर लिया। Then on 31st December 2013, B decides to retire altogether from the firm. 31st December 13 को उसने रिटायरमेंट ही ले लिया है फाइनली। You're required to ascertain the amount due to B by the firm from the following particulars. हमें profits given है, गुड मॉर्निंग, हेलो। हमें प्रॉफिट्स गिवन है इन 4 इयर्स के 10, 11, 12 एंड 13। और बी का जो गुडविल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो कैसे कैलकुलेट करना है, एज बी इज सेक्रीफाइसिंग हिज शेयर। बी इज शेयर ऑफ गुडविल, बी का शेयर ऑफ गुडविल बोल रहा है, ये फर्म की गुडविल नहीं बोल रहा है। बी का शेयर ऑफ गुडविल बी टेकन एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का गुडविल लेना है बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था, बी का जो खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसके बेसिस पे इन प्रीवियस 2 इयर्स। ठीक है, चलिए
तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे पहले जनवरी 2010, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जनवरी 2010। फर्स्ट जनवरी 2010, ए बी सी, it's not ABC, only A and B were there. जनवरी 2010 ए एंड बी वर देयर। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था। ये जनवरी 2010 का डील हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनवरी 2011 एस सी एंटर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म और सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। सो ए बी सी एंड एवरीवन्स शेयर विल बी 1/3। यहां भी सॉर्टेड है। फ्रॉम जनवरी 2012 यहां जाके डेवलपमेंट आता है, यहां से समझते हैं व्हाट हैपेंड ऑन जनवरी 2012। जनवरी 2012 को क्या हुआ सर? जनवरी 2012 को ए ने अपने प्रॉफिट का हाफ सेक्रीफाइस किया है एंड वो हाफ सेक्रीफाइस होने से वो गया है बी और सी में, और बी और सी ने उसे इक्वली शेयर किया है। लेट्स सी ए का अर्लियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 1/3। व्हाट ए इज डूइंग? ए अपने प्रॉफिट का हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस, ही इज सेक्रीफाइसिंग हाफ ऑफ हिज शेयर, तो उसका नया रेशो आ जाएगा हमारे पास 1/6। इट इज न्यू रेशो ऑफ ए। बी ओरिजिनली उसका रेशो था 1/3 प्लस गेन। उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है जो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 उसका हाफ। ए ने जो सेक्रीफाइस किया 1/6 उसका हाफ बी को मिल रहा है। लेट्स कैलकुलेट इट। इट इज 1/3 प्लस 1/12, दिस विल बी 5/12। ये हो गया बी का रेशो 5/12। व्हाट सी विल गेट? सेम। सी का शेयर भी सेम। आई थिंक यहां तक कैलकुलेशन समझ में आ गया। जनवरी 10 नो इशू, इक्वल रेशो, 2 पार्टनर्स। जनवरी 11 नो इशू, 3 पार्टनर्स, इक्वल शेयर। जनवरी 12 ए इज सेक्रीफाइसिंग हाफ ऑफ हिज शेयर, तो ए का हाफ ये उसका सेक्रीफाइस आ गया, हाफ ऑफ हिज शेयर, और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1/6। व्हाट बी एंड सी? बी एंड सी विल गेट दिस पार्ट जो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6। ए ने जो 1/6 सेक्रीफाइस किया है, दिस बिकम 1/6। मैं इसको अलग से आपको शो कर देता हूं। इसने ये जो 1/6 सेक्रीफाइस किया है, दिस सेक्रीफाइस्ड पार्ट ए बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया हमारे पास। नाउ फर्स्ट जनवरी 13, व्हाट हैपेंड ऑन फर्स्ट जनवरी 13? फर्स्ट जनवरी 13 को क्या हुआ यहां समझिएगा। फर्स्ट जनवरी 13 को बी ने 3/4 अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया। बी सिर्फ 1/4 प्रॉफिट ऑफ शेयर के साथ जा रहा है, 3/4 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। और वो जो 3/4 बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो ए एंड सी की पॉकेट में जा रहा है इक्वली। सिंपल है। ए का अर्लियर प्रॉफिट था 1/6, डेफिनेटली ही विल गेट समथिंग। पहले बी को देखते हैं। बी का अर्लियर शेयर वॉज 5/12। व्हाट बी इज सेक्रीफाइसिंग? सर अपने प्रॉफिट का 3/4 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अपने प्रॉफिट का 3/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। अपने प्रॉफिट का 3/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हिज प्रॉफिट विल बी इज इट ओके?
5/48 ये बी का शेयर बचा। यहां समझ में आ गया बात। बी इज सेक्रीफाइसिंग 3/4 ऑफ हिज प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट था 5/12, 5/12 का उसने 3/4 सेक्रीफाइस कर दिया। 5/12 में से 5/16 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बी का सेक्रीफाइस है। अब ये जो बी ने सेक्रीफाइस किया है, दिस सेक्रीफाइस्ड पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, ये ए और सी की पॉकेट में जाने वाला है इक्वली। तो ए को क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस्ड पार्ट ऑफ बी का हाफ, और सी को मिलेगा सेक्रीफाइस्ड पार्ट ऑफ बी का हाफ। This will become 96, 16 plus 15, 31/96. (96), 840, 40 plus 15, 55/96. This will be the profit on 1st January 13. Am I clear? ये 1st January 13 का कंडीशन है। 1st January 13, ये 1st January 13 का स्टेट सिचुएशन बन रहा है। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो सब कुछ खत्म, इसके बाद एवरीथिंग इज ओवर। इसके बाद 31 दिसंबर 2013 को बी ने अपना सारा प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया, बी ने रिटायरमेंट ले लिया। तो उसके बाद का कैलकुलेशन, दिसंबर 13 के बाद का कैलकुलेशन इज एक्सपेक्टेड और नॉट। प्रॉफिट देखते हैं। 13 एंड का भी प्रॉफिट हमारे पास है, लेकिन 13 एंड के बाद क्या करना है उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, तो यहां से हम आगे की बात नहीं करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गई ना बात? जनवरी 13 तक कैलकुलेशन ओके। अब एक कैलकुलेशन सी की गुडविल और एक कैलकुलेशन बी की गुडविल, ये दो कैलकुलेशंस और देख लेते हैं। सी कब आया था? सी आया था जनवरी 11 में। जनवरी 11, तो सी का गुडविल, गुडविल ऑफ सी लेके आया है 2000 रुपीज एज गुडविल, और ये जाएगा गुडविल ए और बी को इनके सेक्रीफाइस रेशो में। दे आर सेक्रीफाइसिंग इक्वली। देखिए 1/2 नाउ 1/3, 1/2 नाउ 1/3, तो 1/3 को इन्होंने इक्वली दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, शेयर किया है। तो इनको गुडविल मिलेगी, ए को 1000 रुपीज और बी को मिलेगी 1000 रुपी। क्रेडिट क्रेडिट, ये दोनों को 1000 का क्रेडिट मिलेगा। डन। नाउ 31 दिसंबर 13 बी रिटायर, बी रिटायर, तो बी को गुडविल का क्रेडिट मिलना चाहिए। कितना? तो बी की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन ने? बीज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 2 year। बी का जो गुडविल है वो है 2 year परचेज। फाइन, 2 से मल्टीप्लाई होना है किसको? एवरेज ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का। ओके, कौन से एवरेज प्रॉफिट? लास्ट 2 साल में बी को जितना प्रॉफिट मिला, लास्ट 2 साल में बी को जितना प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट के एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए, यहां पे ध्यान रखिए, लास्ट 2 ईयर में बी को जितना प्रॉफिट मिला, उस बी के प्रॉफिट को, बी को जो प्रॉफिट मिला उस प्रॉफिट के एवरेज का 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट 2 ईयर का मतलब ही इज रिटायरिंग इन 13 से पहले लास्ट 2 इयर्स 11 एंड 12, तो 11 एंड 12 एवरेज ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ बीज प्रॉफिट इन 2011 एंड 2012, ये है गुडविल। बी के रिटायरमेंट पे उसकी गुडविल क्या होगी? 11 एंड 12 में बी को जो प्रॉफिट मिला उसके एवरेज का 2 से मल्टीप्लाई करके, उसके एवरेज का डबल। तो बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट
2011 हमारे 2011 का टोटल प्रॉफिट कितना है? 2011 का प्रॉफिट है 18,000। 2011 का प्रॉफिट है 18,000। अब 2011 में बी का शेयर क्या है? 2011 में बी का शेयर 2011 में बी का शेयर ये रहा 2011 का बी का शेयर 1/3, तो he will get 1/3 out of this 6,000। 2012 total profit in 2012 is 24,000 rupees। 24,000 rupees। इस 24,000 में बी का शेयर कितना है? 2012 बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट दिस वन 5/12। 5/12 ये 5/12 इंटू 5/12 10,000 टोटल 16,000। एवरेज 16,000 डिवाइडेड बाय 2 8,000। गुडविल 8,000 multiply by 2 16,000 credit to B। This calculation of goodwill is clear। ये गुडविल का कैलकुलेशन समझ में आ गया। बी के 11-12 के प्रॉफिट का एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी डायरेक्टली। वो बी की गुडविल का शेयर है, डायरेक्टली बी की गुडविल का शेयर है। इज इट क्लियर? डन। नाउ व्हाट दे वांट टू कैलकुलेट, क्या चाहिए उनको? क्या चाहिए उनको? रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ड्यू टू बी बाय द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। बी को कितना पेमेंट मिलना चाहिए वो कैलकुलेट करके बताना है हमें। रिटायरमेंट पे बी का पेमेंट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। बी का पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, बीज पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, बीज पेमेंट ऑन रिटायरमेंट। बी का रिटायरमेंट पे पेमेंट कितना है? तो बी का रिटायरमेंट पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए या तो हम 2010 से ईयर एंड तक 13 एंड तक का पूरा बी का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लें, और या फिर हम सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में चलता हूं। डेबिट क्रेडिट, क्या बी को डेबिट हो रहा है, क्या बी को क्रेडिट हो रहा है? तो हम यहां स्टेटमेंट फॉर्म में चलते हैं। बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 कैपिटल बी इंट्रोड्यूस 1 जनवरी 2010 बी इंट्रोड्यूस 2,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। 2,000 रुपीज का कैपिटल क्रेडिट, बी को 2,000 रुपीज का कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, देन ईयर एंड आएगा। December 2010 प्रॉफिट 2010 31 दिसंबर टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? दिसंबर 2010 का प्रॉफिट 17,000। 10 का प्रॉफिट 17,000 एंड आउट ऑफ दैट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज हाफ, तो 8,500 रुपीज क्रेडिट। 8,500 रुपीज क्रेडिट। सेम डे ड्रॉइंग्स, उस वक्त उनको 400 पर मंथ अलाउ था, 4,800 डेबिट। 4,800 डेबिट ये हो गया 2010 का कंडीशन। यहां पे पोजीशन क्लियर है। 2,000 कैपिटल क्रेडिट हुआ, 8,500 प्रॉफिट क्रेडिट मिला और 4,800 का डेबिट हुआ ड्रॉइंग्स। देन 1 जनवरी 11 सी ने एंट्री मारा। सी के एंट्री मारने से मिलेगा इसको गुडविल। गुडविल फ्रॉम सी, सी से इसको गुडविल मिला 1,000 का क्रेडिट। देन 31 दिसंबर 11 शेयर ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ 11? 11 का प्रॉफिट देखते हैं 18,000 एंड 18,000 के प्रॉफिट में हिज शेयर वाज 1/3। ही विल गेट अ क्रेडिट ऑफ 6,000 अगेन।
विल गेट अ क्रेडिट ऑफ 6,000 अगेन। देन सेम दिन उसका ड्राइंग्स डेबिट होगा, एंड ड्राइंग उसको कितना अलाउ था, यहां भी उसका ड्राइंग 400 पर मंथ ही अलाउ था, 4800 रुपीज डेबिट। 11 का एंट्री खत्म। देन जनवरी 12 में कोई डेवलपमेंट, नो, जनवरी 12 में कोई डेवलपमेंट नहीं है, सीधा का सीधा 31 दिसंबर 12 को प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन 31 दिसंबर 12, 24,000 5 by 12, 24,000 5 by 12, ये उसका प्रॉफिट था, 10,000 रुपीज का क्रेडिट। एंड सेम डेट उसका ड्राइंग्स है, सेम डेट पे उसका ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स उसने वही किया है, 400 पर मंथ, 4800 रुपीज का ड्राइंग डेबिट, 4800 रुपीज का उसका ड्राइंग डेबिट। ये हो गया उसका 31 दिसंबर 2012 का डेवलपमेंट, 31 दिसंबर 2012 का डेवलपमेंट। एम आई क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाला है। नाउ 31 दिसंबर 2012 के बाद 31 दिसंबर 2013 की बात करते हैं। ईयर एंड 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 13 व्हाट हैपेंड? सर प्रॉफिट लेके जाएगा, बिल्कुल प्रॉफिट। 13 का प्रॉफिट देखते हैं। 31 दिसंबर 13 में प्रॉफिट कितना हुआ था हमें? 28,896, 28,896। एंड 31 दिसंबर के ईयर एंड पे उसका प्रॉफिट शेयर क्या है? ये रहा बी का प्रॉफिट शेयर, 5 by 48, 5 by 48, 28,896 into 5 divided by 48. He will get a credit of 3,010. ड्राइंग्स नहीं सर, इस साल उसका कोई भी ड्राइंग्स नहीं है, इस साल उसका कोई भी ड्राइंग्स नहीं है, इस साल उसका कोई भी ड्राइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साल उसने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद ड्राइंग निल कर दिया गया था, तो ड्यूरिंग द ईयर उसका ड्राइंग निल है। गुडविल मिलेगा उसको जाने के लिए, गुडविल उसका हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ही विल गेट अ गुडविल ऑफ 16,000 रुपीज। नाउ टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट। नेट पेमेंट, उसका नेट पेमेंट आता है 32,110 रुपीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 32,110 रुपीज ऑन रिटायरमेंट। ये है आपका, ये एक डिफरेंट सा अच्छा सा क्वेश्चन, जहां हम डिफरेंट मल्टीपल टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज को डील कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें पेमेंट कैलकुलेट करना है। दो मेन चीज यहां ध्यान रखिएगा, एक तो मल्टीपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, नोट करिए इसको पूरा, मल्टीपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस का इंपैक्ट। सेकेंड, बी का जो गुडविल शेयर कैलकुलेट करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसमें जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे केयरफुली फोकस करना है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, PQR were equal partners. R retired on 31st March 2013. The balance sheet of the firm as on 31st December 2012 was as follows. The capital PQR, investment fluctuation fund given है, bad debt provision liability side पे दिया है, जनरल रिजर्व भी है हमारे पास, गुडविल बैलेंस शीट में भी है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। ओके फाइन। On 31st March 13, the following adjustments were considered. Building were appreciated by, increase करना है 18,000 से. Bad debt were considered good,
बुक डेट्स वर कंसीडर्ड गुड्स। अभी बुक डेट को यदि हम गुड कंसीडर कर रहे हैं, डेटर्स को यदि हम गुड कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी बैड डेट प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बैड डेट प्रोविजन को आपको पता है, बैड डेट का प्रोविजन बनता है बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए। इफ ऑल द डेटर्स आर गुड, देन दैट मींस देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। इन्वेस्टमेंट कंसीडर्स वर्थ रुपीज 4700। इन्वेस्टमेंट बुक में है 5000, लेकिन वैल्यूएशन है 4700, यानी 300 रुपीज का हमें यहां पे लॉस होगा, बट ये लॉस हम फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करेंगे। फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास 1200 रुपीज का बना हुआ है, 300 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लॉस में चला जाएगा, रिमेनिंग 900 रुपीज का फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टॉक वैल्यूड एट 9400, लॉस हो रहा है। गुडविल कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है, वही गुडविल है। R's share of profit up to the date of his retirement was calculated on the basis of average annual profit of the preceding 3 years. यहां R रिटायर हो रहा है 31 मार्च 13 को, R रिटायर हो रहा है 31 मार्च 13 को, और ईयर एंड 31 मार्च 13 का बैलेंस शीट है। लेकिन यहां एक डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट अगेन थोड़ा वर्थवाइल है, इलॉजिकल है, बट क्वेश्चन में दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कुछ और इश्यूज हमारे साथ यहाँ स्टडीज में हो रहे हैं, लेकिन वी आर हेल्पलेस, हमें इसी को डील करना है। यदि ये 31 मार्च 2013 का बैलेंस शीट बना है, समझिएगा, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिक, प्रैक्टिकल चीज। यदि ये 31 मार्च 2013 का बैलेंस शीट बना है, इसका मतलब बैलेंस शीट बनाने से पहले ट्रेडिंग P&L तो बनाया होगा फॉर्म ने, और P&L बनाया होगा तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया होगा, और यदि प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया होगा तो इधर वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आना चाहिए था, और यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर के नाम से शो होना चाहिए था। बट यहां हमें बोला गया है कि R's share of profit up to the date of retirement was calculated on the basis of average of last 3 year profit. What rubbish! ये क्या है? आपका प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ यदि बैलेंस शीट आपने उसी दिन का दिया है? हाँ, बैलेंस शीट बैलेंस शीट अप्रैल 12 का होता और ईयर एंड के प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हमें बोलते तो हमें बात समझ में आता। बैलेंस शीट बनाने के बाद प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट नहीं किया है? तो ये थोड़ा सा कहें क्वेश्चन फ्रेमिंग का इशू है, बट फाइन, जैसा हमें बोला गया है हम ऐसा ट्रीट करेंगे, वी कांट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बेसिकली रिटायरमेंट टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जनरली रिटायरमेंट ईयर एंड पे होता है ताकि हमारी सारी बुक्स क्लोज हो जाएं, हमारे सारे प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और हम स्मूथ रिटायरमेंट मैनेज कर पाए। डेथ के केस में डेथ प्री डिसाइडेड डेट पे नहीं हो सकता, तो डेथ कभी भी होता है तो उस सिचुएशन में हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि सर जिस दिन डेथ हुआ उस दिन तक जो पर्सन जिसका डेथ हुआ वो बिजनेस में था, तो उस पर्सन को उस पीरियड का प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन सर उस पीरियड का प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट किया नहीं, क्योंकि अभी तो हम मिड पीरियड बैलेंस शीट या P&L बना नहीं सकते। बिल्कुल सही, वहां ये इशू आता है, बट ठीक है, वी विल डील इट, डेफिनेटली यहीं डील कर लेते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन सिंपल है। एंट्रीज देख लेते हैं। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स हमारे पास हैं, गुडविल वैल्यूएशन हम कर लेंगे। देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। आई एम डूइंग एंट्रीज, आई एम मेकिंग एंट्रीज, फटाफट से देखें क्वेश्चन नंबर 18, जनरल एंट्रीज फॉर्मेट में बनाइएगा। मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर रहा हूं, फटाफट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, 2 वर्किंग नोट का रिक्वायरमेंट है, गुडविल वैल्यूएशन और आर के प्रॉफिट शेयर का वैल्यूएशन। 8, 9, 10 गुडविल, एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, $9,000,
एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, गुडविल यही बोल रहा है। गुडविल वॉज कंसिडर्ड इक्वलेंट टू द एवरेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, फाइन। गुडविल इज 9000, इस 9000 की गुडविल में ए का शेयर, इस 9000 की गुडविल में ए का शेयर निकालना है। अभी गुडविल बैलेंस शीट में रखना है नहीं रखना, लॉजिकली गुडविल बैलेंस शीट में नहीं रखना होता है, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं रखना होता है, और इन्होंने रखा होगा, इन्होंने गुडविल बैलेंस शीट में रखा होगा। कांट डू एनीथिंग विद दिस यार, बट ठीक है, जो स्टडी ने बोला है मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। इट्स माय प्रॉब्लम कि स्टडी के बाहर हम जा नहीं सकते, तो स्टडी को फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज गुडविल एडजस्ट करनी है। सेकंड, आज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और उसमें आर का शेयर, आर का शेयर इक्वल पार्टनर्स हैं, आर का शेयर है 3000, गुडविल ऑफ द फर्म 9000, आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 3000, दैट्स ऑल, कैलकुलेशन पार्ट डन। जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन सर, गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल इज 18,900 इन बैलेंस शीट, गुडविल बैलेंस शीट में 18,900 का है। अभी गुडविल का वैल्यूएशन कम हुआ है, तो हमें गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी, गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी। पार्टनर्स आर PQR, P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट। गाइस मैं यहाँ PQR लिख रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये P's कैपिटल, Q's कैपिटल एंड R's कैपिटल आपको पूरा लिखना पड़ेगा इस तरह से। टू गुडविल 8,000, 9,900 इक्वली 3,300, 3,300, 3,300, गुडविल राइट ऑफ। गुडविल बुक्स में है 18,900, वैल्यूड हुआ है 9,000, गुडविल की वैल्यू रिड्यूस करनी है, हमने 9,900 रुपीज से गुडविल का वैल्यू रिड्यूस कर दिया, तो ये 9,900 गुडविल कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ा, पार्टनर्स में डेबिट करके गुडविल को हमने खत्म कर दिया। स्टेप नंबर 2, रिजर्व्स, रिजर्व एडजस्टमेंट्स। रिजर्व एडजस्टमेंट सबसे पहले हमारे पास रिजर्व के नाम पे जनरल रिजर्व इज देयर 4,000 रुपीज, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। उससे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी बात कर लें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ऑफ 1200, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5000 रिड्यूस्ड बाय 300 रुपीज। चलिए देखिए कैसे होगा। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करना है, वो लॉस एडजस्ट करना है, वो लॉस किससे एडजस्ट करना है, वो लॉस एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, IFF डेबिट। देयर इज अ IFF ऑफ 8, investment fluctuation fund is of 1200 rupees. Investment 300 rupees और बाकी IFF PQR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Investment fluctuation fund, amount of loss in investment will be adjusted. If any surplus is there, will go to the partners capital account in their old profit sharing ratio, that is equal. Is it clear? ये आया है आपका लॉस 5,000 माइनस 4,700 रुपीज से, 300 रुपीज का लॉस, और 300 रुपीज का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट पोर्शन हमने राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट जनरल रिजर्व राइट ऑफ करना है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है टू P, to Q, to R equally. Amount of general reserve is 4,000. $1,333, 1,333, 1,334. General reserve distributed. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड 4,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ रीवैल्यूएशन, गुडविल, बिल्डिंग 18,000 का प्रॉफिट, स्टॉक 600 का लॉस, बेड डेट प्रोविजन 800 का प्रॉफिट, बिल्डिंग एंड बेड डेट प्रोविजन प्रॉफिट, बिल्डिंग डेबिट, प्रोविजन फॉर बेड डेट डेबिट to revaluation,
बिल्डिंग डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग में 18,000 का प्रॉफिट है और बैड डेट में 800 का प्रॉफिट। 18,800 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टॉक में लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक में लॉस, हाउ मच लॉस इज देयर इन स्टॉक? 600 रुपीज का स्टॉक में लॉस है। ये 600 रुपीज स्टॉक क्रेडिट, लॉस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर। नेट रिवैल्यूएशन, net revaluation we have profit of 18,200 distribute amongst the partner, revaluation debit, revaluation debit to P to Q to R, 18,200 equally 6067 6066 6066 67। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के अंदर। गुडविल डन, रिजर्व डन, रीवैल्यूएशन डन। नाउ लास्ट क्या बचता है? सर एक नया डेवलपमेंट है, आर को 3,000 रुपीज का प्रॉफिट देना है। आर को हमें 3,000 रुपीज का प्रॉफिट देना है, तो आर का ये प्रॉफिट हम आर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,000 रुपीज का प्रॉफिट आर को पे करना है। अब ये प्रॉफिट हम कैसे पे करेंगे आर को? ये 3,000 रुपीज का प्रॉफिट, देखिए कोई डेवलपमेंट नहीं है, दे आर नॉट पेइंग प्रॉफिट टू आर। एक सेकेंड गाइस, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। गुडविल राइट ऑफ करेक्ट। चलो आर के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। आर्स प्रॉफिट 3,000 रुपीज आ रहा है आर का प्रॉफिट। यहां क्या गड़बड़ है? लेट्स ओके तो यहां एक बड़ा सा डेवलपमेंट और है। ये जो बैलेंस शीट हमें दिया गया है ये 31 दिसंबर 2012 का बैलेंस शीट है। ईयर एंड नहीं है इनका मार्च, इनका ईयर एंड दिसंबर है, इनका ईयर एंड दिसंबर है। तो ये 31 दिसंबर 2012 का बैलेंस शीट है और आर का रिटायरमेंट है 31 मार्च 13 का। आर का रिटायरमेंट है 31 मार्च 13 का और ये ईयर एंड 31 दिसंबर 2012, तो 3 मंथ बाद रिटायरमेंट है। गाइज डेट्स इश्यूज हैं, कुछ नहीं कर सकते। 3 मंथ का प्रॉफिट देना है, आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 3 मंथ। Here we go, where is, यहाँ 3 मंथ का प्रॉफिट एंड 3 मंथ प्रॉफिट इज 750। ये 750 रुपीज का प्रॉफिट हम आर को पे करेंगे। आर को जो ये 3 मंथ का प्रॉफिट पे कर रहे हैं, इसको पे करने के 2 तरीके हैं। एक, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल में से ये प्रॉफिट पे करते हैं। 2, वो P&L सस्पेंस से ये प्रॉफिट पे करते हैं। ये डिटेल कॉन्सेप्ट हम डेथ के टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए एंट्री याद कर लीजिएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर 750 रुपीज हमने आर को पे कर दिया और इस तरह से आर का फाइनली जो भी अमाउंट आएगा आर अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन, पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर देंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट। 2 डेट, 2 चीज ध्यान रखें। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ लाइंस ऑन दिस बैलेंस शीट बट इट इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। इट इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। अर्लियर जो मैंने बात बोला था वो बिल्कुल सही था कि ईयर एंड की बैलेंस शीट और ईयर एंड पे ही रिटायरमेंट है, तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ही नहीं उठता। लेकिन यहां डेट चेंज है,
इसीलिए ये पॉइंट इस क्वेश्चन में आया है, अदरवाइज ये पॉइंट क्वेश्चन में नहीं हो सकता। यहां डेट, बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर है और रिटायरमेंट डेट 31 मार्च है। सो क्वेश्चन फ्रेमिंग इज नॉट रॉन्ग नाउ, क्योंकि डेट्स डिफरेंट है। बैलेंस शीट डेट, रिटायरमेंट डेट डिफरेंट है, तो बैलेंस शीट डेट हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने वो बात आपको बताई, तो वो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये बैलेंस शीट डेट डिफरेंट है, इसलिए यहां पे ये प्रॉफिट बनता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट रीड कीजिएगा गाइस, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके, तो Compass, Cone, and Circle are in partnership, sharing profit and losses in 3:2:1. The balance sheet of the firm on 31st December is as follows. Their capital balances are given. Reserve, machine less depreciation, furniture, data less provision, stock, cash, everything is okay. बैलेंस शीट अगेन 31 दिसंबर का है, इस क्वेश्चन में भी देखिएगा बैलेंस शीट इज ऑन 31 दिसंबर 12 और रिटायर्ड है, रिटायरमेंट है 31 मार्च 13 में, 3 मंथ बाद। Conde retired and Compass and Circle continued in partnership. Profit sharing losses 3-2 and agreed to adjust were to be made in the balance sheet. Machinery was to be revalued, stock to be reduced by, furniture to be reduced to, provision for doubtful debts, provision of 300 was to be made of outstanding expenses. Everything is okay. The partnership agreement provided that on retirement of a partner, goodwill was to be valued at 24,000 and Cohn's share of the same was to be adjusted into account of Compass and Circle. ठीक है. The profit up to date of retirement was estimated at 18,000. Goodwill भी calculated है, profit भी calculated है. तो यहाँ पे तो अच्छा एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में गुडविल का एंट्री किया था क्या हमने? हाँ किया था। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है, गुडविल भी गिवन है, मतलब वो 3 मंथ का प्रॉफिट, दिसंबर का बैलेंस शीट, मार्च में रिटायरमेंट, तो 3 मंथ का प्रॉफिट भी गिवन है, गुडविल वैल्यूएशन भी गिवन है। Cohn was to be paid of full, Compass and Circle were to be bring such an amount in cash so as to make their capital in proportion to the new profit sharing ratio, subject to the condition that a cash balance of 20,000 was to be maintained as working capital. That is the point of this question. यही एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसे हमें डील करना है और उसी के लिए ये पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। दे आर आस्किंग फॉर जर्नल एंट्री दैट यू कैन मेड। मैं स्ट्रेट अवे लास्ट वाले पार्ट पे चलने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाता हूं और आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर रीवैल्यूएशन,
एंड कैपिटल अकाउंट। Three partners are there. Compass, cone, circle. एंड देयर कैपिटल 40 60 20। बैलेंस पहले कैरी कर लेंगे। 40 60। सॉरी सर, आज स्टार्ट से लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाग्यश्री, लेक्चर का लिंक आपके पास अवेलेबल रहेगा, बाद में भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन से कंटिन्यू कर लो। 40 60 20। Now, who is going to retire? I think it is Cone. Cone retiring. ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। गुडविल कैलकुलेटेड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2 और ओल्ड है 3:1। तो एक वर्किंग नोट यहां ले लेते हैं। कंपास, कोन, सर्किल, 3:1 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, कोन रिटायर, न्यू रेशो 3:2, नो चेंज, 2/5 का सेक्रीफाइस, 2/5 का गेन। मतलब कौन के रिटायरमेंट पे सारा गेन सर्किल को हो रहा है, कौन के रिटायरमेंट पे सारा गेन सर्किल को हो रहा है। कंपास, कोन एंड सर्किल 3:1। कंपास, कोन एंड सर्किल 3:1। कोन के रिटायरमेंट पे सारा गेन सर्किल को जा रहा है। तो कोन की गुडविल, कोन को मिलेगा गुडविल, और कंपास को कोई मतलब नहीं है। वो सारा का सारा गुडविल का पेमेंट कौन को, सर्किल पे करेगा। ठीक है, गुडविल देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000 और बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय 24,000, मल्टीप्लाई बाय 24,000, 9600 क्रेडिट, 9600 डेबिट। बाय सर्किल टू कोन। गुडविल ट्रीटमेंट डन। सिंपल है, बिल्कुल आता है, सबको पता है, कोई इशू नहीं है। गुडविल के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सर रिजर्व्स का। चलिए रिजर्व्स देखते हैं। डू वी हैव एनी रिजर्व? यस, रिजर्व इज ऑफ 1,20,000। 1,20,000 का रिजर्व है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय रिजर्व 3:1। अरे यार, फिर गड़बड़ कर दिया मैंने। 3:1 रेशो है ना ओल्ड इनका। ठीक, 1 मिनट, फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लियरली क्यों नहीं चेक कर रहा हूं मैं आज।
रेशो गलत कॉपी कर लिया है। 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। कौन को गुडविल मिलेगी? दोनों गेन कर रहे हैं भाऊ। कौन का गुडविल? 8,000, जिसे देंगे कंपास एंड सर्किल। यार आप लोग भी वहां देखते हो, बोलते नहीं हो सर गलती हो रहा है यहाँ पे। गलती हो गया, मैं सॉल्व भी कर चुका। 3:7 के रेशो में, 3:7 के रेशो में 2400, 5600, 2400, 5600। चलिए यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। कौन को गुडविल मिलेगा सी एंड सी से? 8,000। एंड कौन को ये पेमेंट करेंगे? 2400 एंड 5600। अब रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000 रिजर्व, 3:2:1। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 60, 40, 20, 3:1 में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल डन, रिजर्व डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुडविल डन, रिजर्व डन। नेक्स्ट पॉइंट रीवैल्यूएशन। शुरू जाइए रीवैल्यूएशन को फटाफट। मशीन टू बी रीवैल्यूएड 45,000 और मशीन 42,000 का है। 3,000 का प्रॉफिट इज देयर। मशीन 3,000 का प्रॉफिट। बाय मशीन फर्नीचर स्टॉक वेल वैल्यूड एट रिड्यूस्ड बाय 2%। स्टॉक की वैल्यू 2% कम करनी है। 50,000 का स्टॉक है, 2% से वैल्यू कम करनी है। 50,000 का 2%, 1,000 रुपीज स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। लॉस टू स्टॉक 1,000 रुपीज लॉस। फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड टू 600। फर्नीचर को रिड्यूस करके 600 रुपए पे लेके आना है। अभी 1,000 का दिख रहा है, 400 रुपए फर्नीचर में लॉस। टू फर्नीचर 400। ये बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है। रिपीट, सिर्फ ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक ही पर्पस के लिए कि लास्ट में हमें एक एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी 4,000। अभी प्रोविजन 3 का है, अभी 4 का करना है। 1,000 रुपीज का लॉस प्रोविजन। A provision of 300 was to be made for outstanding expenses। नया प्रोविजन क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए। देयर इज अ लॉस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खत्म। डन, रीवैल्यूएशन डन। निकालिए रीवैल्यूएशन का नेट रिजल्ट। 200 रुपीज प्रॉफिट। टू कोन, टू कंपास, टू कोन, टू सर्किल in their old ratio 3:1।
167 and 33. चेक कर लेना, फिर कोई अमाउंट का गड़बड़ हुआ तो दिक्कत होगा हमें। हाँ, एक अमाउंट का गड़बड़ है। फिर ये अमाउंट का आज बहुत गड़बड़ हो रहा है। मुझे क्वेश्चन को सामने अपनी फाइल लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये गड़बड़ होगा अमाउंट का बहुत। अमाउंट का गड़बड़, बार बार स्क्रीन चेंज करने से ही अमाउंट मिस्टेक हो रही है। 300 ही है एक्सपेंसेस, ये 300 है। 150, 150 ये दे दिया हमने इनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 150, 150 रिवैल्यूएशन डन। रिवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट आता है, लेकिन एक नया पॉइंट यहां पे वो अगेन हमें एडजस्ट करना है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहां हमें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। Profit for the period, here it is. The profit up to the date of retirement was estimated at 18,000. डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट 18,000 रुपीज है। डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट 18,000 रुपीज है, यानी 3 मंथ का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 18,000। और ये 3 मंथ के प्रॉफिट में हम ये 3 मंथ का प्रॉफिट रिटायर्ड पार्टनर को देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर को 3 मंथ का प्रॉफिट यानी 18,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/6। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/6। 18,000 इंटू 2/6 1/3, यानी 6,000 रुपीज हमें रिटायरिंग पार्टनर को देने हैं बाय पी एंड एल सस्पेंस। ₹6,000 बाय पी एंड एल सस्पेंस, रिटायरिंग पार्टनर को हम 6,000 रुपीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब निकाल लेते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कौन का जितना भी अमाउंट बनता है, कौन का जो भी अमाउंट बनता है, कौन को वो पूरा अमाउंट हम उसे कैश में पे करने वाले हैं। तो कौन को पूरा अमाउंट हम कैश में पे करने वाले हैं। टू कैश कौन का अमाउंट मैं कौन को पे कर देता हूं। लेकिन कौन को पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम यह है कि हमें कैश की शॉर्टेज है, और कैश की शॉर्टेज फुलफिल करने के लिए इन पार्टनर्स को कैश लेके आना पड़ेगा। तो अब यहां समझिए अल्टीमेटली क्या करना है। लेट्स सी, कौन 60 + 8 + 40 + 6100 114100 114100। और कौन का यदि कोई पेंडेंसी है तो वो भी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसे पेमेंट करने वाले हैं। ऑल सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पे एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है, ये देखिए फिर एक गड़बड़ है। शिट, ये रिजर्व के आगे 1,20,000 रुपीज लिखा है, और हमने रिजर्व 1,20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन 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 ये 1,20,000 रिजर्व नहीं है। ये देखिए, ये टोटल है 1,20,000। ये फिर मिसप्रिंट की वजह से हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग होती है। यहाँ पे अगेन कैलकुलेशन रॉन्ग होती है हमारी मिसप्रिंट की वजह से। सर ये तो गड़बड़ है यार, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन फ्रेमिंग डिफरेंट होने से हमारा सारा गड़बड़ हो रहा है। रिजर्व इज नॉट ऑफ 1,20,000, यहाँ रिजर्व ये नीचे वाला अमाउंट है 30,000। सारा गड़बड़ कर रहे हैं हमें।
तो ये फाइनली टोटल आती है हमारी 84,100। चलिए मैं आपको फाइनली एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कंपास और सर्किल का भी बैलेंस निकाल लेना है रफली। 40 प्लस 15 प्लस 150 माइनस 2400, इट्स 52,750, 20,000, 25,050 माइनस 5,600, 19,450। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, एडजस्टमेंट समझिएगा मेनली, एडजस्टमेंट समझिएगा मेनली। कैश रिक्वायर्ड टू पे टू कौन, कौन को पेमेंट करने के लिए हमें चाहिए 84,100 रुपीज। कौन का पेमेंट करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ कैश ऑफ 84,100 रुपीज। कैश बैलेंस टू मेंटेन 20,000 रुपीज हमें कैश बैलेंस मेंटेन करने को बोला है। 20,000 रुपीज हमें कैश बैलेंस मेंटेन करने को बोला है। तो 84,000 पेमेंट करना है, 20,000 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। हमारे पास कैश होना चाहिए 1,04,000 कैश रिक्वायर्ड। टोटल कैश रिक्वायर्ड 1,04,100। और जब हम अपनी बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो हमारे पास 40,000 रुपीज का कैश अवेलेबल है। हमारे पास 40,000 रुपीज का कैश अवेलेबल है। वो अवेलेबल कैश हम माइनस करते हैं, माइनस कैश अवेलेबल। 40,000 रुपीज कैश अवेलेबल हमने माइनस कर दिया। अब 40,000 कैश अवेलेबल माइनस करने से हमारा जो शॉर्टेज आ रहा है दैट इज 64,100 रुपीज। ये हो गई हमारी शॉर्टेज ऑफ कैश। ये शॉर्टेज ऑफ कैश दोनों रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल लेके आएंगे और उससे पूरी होगी। तो ये शॉर्टेज ऑफ कैश है। एडिशनल कैपिटल अब कौन कितनी लाएगा उसके लिए हम यहां एक एडजस्टमेंट देखते हैं। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, दोनों पार्टनर का एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 52,750, 19,450, 52,750 प्लस 19,450, ये इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैश कैपिटल है। 72200 प्लस एडिशनल कैपिटल, दोनों मिलके कौन कितनी लाएगा दैट वी विल डिसाइड लेटर, बट दोनों मिलके करंटली कितनी कैपिटल लेकर आएंगे सर, दोनों मिलके 64,1,000 रुपीज और कैपिटल लेके आएंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये हमारी नई फर्म की कैपिटल आ गई 1,36,300। इट इज द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। वापिस समझ लीजिए, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए हमें 84,100 रुपीज के कैश की रिक्वायरमेंट थी। 20,000 का कैश बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट थी। उसमें से अवेलेबल कैश था हमारे पास 40,000। तो हमारी शॉर्टेज ऑफ कैश आ रही है 64,100, जो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर को एडिशनल कैपिटल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना रहेगा। ऑलरेडी इन दोनों पार्टनर की कैपिटल यदि हम चेक करें तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, करंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, अभी की डेट में उनका कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 52,750 और दूसरे पार्टनर का जो बैलेंस है वो है 19,450। इन दोनों का ये एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। ये एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल 64,100 और आने वाली है, मिला के टोटल फर्म की कैपिटल हो जाएगी 1,36,300 रुपीज। और ये कैपिटल अब ये दोनों शेयर रखना चाहते हैं 3:2 अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो देखेंगे कौन कितना कैश लेके आएगा। कंपास और सर्किल, एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल
52,750 and 19,450. एडजस्टेड कैपिटल, इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,36,300 in 3:2 रेशो, 1,36,300 in 3:2 रेशो, 81780 54520, 81780 54520. So they are supposed to come with capital of, इसको लेके आना है कैपिटल इन कैश 35,070 रुपीस, और ये लेके आएगा 29,030 रुपीस. This much amount of cash they will bring in the business, this well amount of cash they will bring in the business, और इसके बेसिस पे इनका फाइनल कैपिटल सेटलमेंट होगा. ये नोट कीजिएगा, वर्किंग नोट. ठीक है. और हम आपके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं. वन मोर डिस्टर्बिंग पॉइंट इज हियर अगेन. जो 18,000 रुपीस का प्रॉफिट है वो सिर्फ हम रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं. यहां पे वो 18,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. बाकी दो पार्टनर तो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको हम सस्पेंस से प्रॉफिट क्यों देंगे? वो तो अपने आप एक्चुअल प्रॉफिट एडजस्ट कर लेंगे. तो ये एक और अजम्पशन बेसिस यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, इसलिए हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, ध्यान रखिएगा. सो अगेन लास्ट पॉइंट वही बोलूंगा, आज का दिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया क्योंकि ये स्विच करने में अमाउंट में बहुत गड़बड़ रहा हमारा, कॉपी करने में, और कुछ अमाउंट यहाँ मिसप्रिंट होने से गड़बड़ हुआ. बट एनीवेज कॉन्सेप्ट मुझे जो समझाना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको समझ में आ गया कि जब भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने का कैश का रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हमें परफॉर्म करना है. तो ये रिटायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट कैपिटल एडजस्टमेंट है. केयरफुली इसको वापस देख लीजिएगा. समा अमाउंट के डिफरेंस को ओवरलुक करके आप इसे वापस चेक कीजिएगा एक बार कि किस तरह से ये एडजस्टमेंट हमें परफॉर्म करना है. ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बाय, सी यू.